नमस्कार, मैं योगेश राणा। उत्तर प्रदेश से 2024 के लिए दो तस्वीरें बहुत ही साफ साफ दिखाई दे रही है। ये राजनीतिक तस्वीरें हैं। ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन यह बताता है कि बीजेपी को पिछड़ा और दलित समुदाय का वोट सीधा नहीं मिल रहा है। पिछड़ों और दलितों का वोट हासिल करने के लिए बीजेपी को राजभर चिराग पासवान, मांझी, अनुप्रिया पटेल जैसे लोगों की जरूरत है। आखिर क्यों? जबकि पिछले कई सालों से लगातार इस वर्ग को साधने के लिए बीजेपी सत्ता कोशिशें कर रही है, लेकिन यह एक तस्वीर है केवल। इसके अलावा भी एक तस्वीर है। यह तस्वीर केवल एक समीकरण को बताती है। अब दूसरी तस्वीर की बात करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी सबसे अधिक है। देश के वो हिस्से जिनमें सर्वाधिक मुस्लिम आबादी है उनमें से एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी है। और बीजेपी मुसलमानों को टारगेट में रखकर राजनीति करती है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी चिंता में है। बीजेपी को ध्रुवीकरण होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसका सबूत यह है कि बीजेपी जयंत चौधरी से समझौता करना चाह रही है। जयंत चौधरी विपक्ष की एकता को लेकर जो बैठकें हो रही है उसमें जा नहीं रहे हैं। वो अलग बात है कि जयंत चौधरी सीधे तरीके से अभी बीजेपी के यहां भी नहीं जा रहे हैं, यानी कि वो दुविधा में दिख रहे हैं। लेकिन उनके साथ समझौता करने को लेकर बीजेपी किसी दुविधा में नहीं दिख रही है। वो समझौता करने को आतुर है, वो हाथ फैलाए खड़ी है। यानी साफ सी बात है, बीजेपी को लेकर, बीजेपी की चुनावी रणनीति को लेकर, बीजेपी की चुनावी समीकरणों को लेकर उत्तर प्रदेश से ये जो दो तस्वीरें बनती है ये बहुत ही चिंता में डालती हुई बीजेपी को दिखती है। और यही तस्वीरों का रिफ्लेक्शन करीब करीब देश भर में बनता हुआ साफ साफ दिखता है। आप कुछ बातों पर गौर कर लीजिए। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 में से 80 सीटें जीतने का सपना देखा हुआ है। वो मिशन 80 पर है उत्तर प्रदेश में, लेकिन यह सपना अधर में फंसा हुआ दिख रहा है। बीजेपी को खुद भरोसा नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें जीत लेगी। आप केवल एक ही तथ्य पर गौर कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ बीजेपी का चेहरा है। दोनों उत्तर प्रदेश के इसी हिस्से से चुनाव लड़ते हैं। इसके बाद भी 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पूर्वांचल की 26 में से 6 सीटें हार गई थी। बड़ा नुकसान हुआ था। 2019 तो बीजेपी के लिए चरम था, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी ने अकेले 303 सीटें जीती थी। बीजेपी को खुद भरोसा नहीं था कि वो 303 सीटों की फिगर हासिल कर सकती है। और अब तो कई लोगों का मानना है, कई राजनीतिक पंडितों का मानना है, बल्कि मैं कहूंगा अधिकतर राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हुआ है। नरेंद्र मोदी की जनसभाएं अब उतनी असरकारी साबित होती नहीं है जितनी 2014 में और 2019 में हुआ करती थी। आप पिछले कुछ महीनों में कई प्रदेशों के विधानसभा चुनाव के परिणाम को देख और समझ सकते हैं, इनको सबूत के तौर पर मान सकते हैं। अब जब बीजेपी चिंता में है तो क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें जीत पाएगी? और बीजेपी को इसके लिए क्या करना होगा, यह एक बड़ा सवाल है। और हकीकत यह है कि बीजेपी को भय है कि कहीं उत्तर प्रदेश का मिशन 80 संकट में ना पड़ जाए। इसीलिए वो उन लोगों के सामने झुकने को तैयार है जिनको अपनी सरकार से धक्के देकर निकाल दिया था। इसीलिए बीजेपी ने राजभर को अपने कुनबे में शामिल किया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अकेले राजभर, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद उत्तर प्रदेश में मिशन 80 का सपना बीजेपी का पूरा कर पाएंगे? आप कुछ तथ्यों पर गौर कीजिए। उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के साथ दूसरी बार गठबंधन किया है। राजभर की राजनीतिक ताकत की बात करें तो 2017 से बात शुरू करते हैं। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजभर ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। बीजेपी ने राजभर को 8 सीटें दी और इन 8 सीटों में से राजभर केवल 4 सीटें जीत पाए और उनके दल को वोट मिला 0.70%। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार से राजभर को निकाल दिया गया। वो मंत्री थे, उनको बर्खास्त कर दिया गया। उन पर गठबंधन विरोधी गतिविधियों का आरोप लगा। इसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव और 2022 का विधानसभा का चुनाव बीजेपी ने पूर्वांचल में बगैर राजभर के लड़ा और नुकसान उठाया। और यह नुकसान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के चेहरे के बावजूद हुआ।
2014 में जितनी सीटें मिली थी उससे काफ़ी कम सीटें 2019 के चुनाव में मिली। इसके बाद 2022 में राजभर ने सपा से गठबंधन किया और चुनाव लड़ा और अखिलेश यादव ने राजभर को 18 सीटें दी और राजभर इन 18 सीटों में से केवल 6 सीटें ही जीत पाए और वोट मिला 1.36%। राजभर की पार्टी की यह इतने वोट की हिस्सेदारी रही, यानी दो बातें तो बहुत ही साफ साफ दिखती है। राजभर को बहुत ज़्यादा वोट तो नहीं मिलते, लेकिन वो बीजेपी के साथ आते हैं तो बीजेपी को बड़ा फायदा हो जाता है और सपा के साथ आते हैं तो सपा को बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। इसलिए बीजेपी उनको अपने साथ लेकर आई है। अब यह फायदा 2024 में होगा या नहीं होगा, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, इस पर संदेह किया जा सकता है। इसलिए किया जा सकता है क्योंकि अब बीजेपी बड़ी बेचैन दिख रही है, बड़ी चिंता में दिख रही है और इस चिंता की वजह उसके इंटरनल सर्वे है, उसका इंटरनल कैलकुलेशन है। बीजेपी के प्रमुख चेहरे ही जनता की नजरों में उतरते हुए दिख रहे हैं, तो फिर राजभर कितना संभाल पाएंगे, एक तो सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है कि राजभर तब बहुत सफल होते हुए दिख सकते हैं बीजेपी के साथ आकर, अगर विपक्ष का वोट बटा, अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है, एक उम्मीदवार के सामने एक उम्मीदवार की रणनीति लेकर आ जाता है, तो राजभर और बीजेपी दोनों ही चिंता में पड़ते हुए साफ साफ दिख सकते हैं। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में झांक कर देखिए, वहां से दो तस्वीरें, दो बातें बहुत ही साफ साफ, दो ध्वनि बहुत ही साफ साफ आती हुई दिख रही है। एक, बीजेपी मुस्लिम समुदाय को टारगेट में रखकर राजनीति करती है, इसके बाद भी बीजेपी पश्चिम उत्तर प्रदेश में चिंता में क्यों दिख रही है? वहाँ समीकरण साधने के लिए बीजेपी को जयंत चौधरी चाहिए किसी भी कीमत पर, यानी बीजेपी की मुस्लिम विरोधी राजनीति चिंता में है क्या? यह एक बड़ा सवाल पैदा होता है। यह सीधी सी बात है इस सवाल को जन्म देने के लिए। और दूसरी बात, बीजेपी दलितों और पिछड़ों की राजनीति पिछले कई सालों से बड़ी गंभीरता से कर रही है, लेकिन चुनाव से पहले राजभर चिराग पासवान, मांझी, अनुप्रिया पटेल जैसे लोगों से गठबंधन बताते हैं कि पिछड़े और दलित पूरी तरीके से बीजेपी के साथ सीधे तौर पर नहीं है। इसीलिए जब सोशल मीडिया पर माहौल की बात की जाती है तो माहौल कुछ और दिखता है, लेकिन जब ज़मीनी हकीकत, ज़मीनी आंकड़ों की बात आती है तो जो तस्वीर बनती है वो बहुत ही कुछ अलग बनती है। इस तस्वीर को महसूस किया जा सकता है। बीजेपी चिंता में है। अब यह विपक्ष पर निर्भर करता है कि वो कितना एकजुट होकर चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी को तो लड़ना आता ही है। इसीलिए वो छोटे छोटे दलों के जरिए बड़ा लक्ष्य पाने की दिशा में बढ़ रही है। अमित शाह एक नई तरीके से 2024 को साधने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर सूची देखेंगे, ये जो 38 दल एनडीए के साथ इकट्ठा हुए हैं, ये जो इनकी मीटिंग हुई है, अगर आप इनकी लिस्ट निकाल कर देखेंगे तो इनमें से बहुत से दल तो ऐसे हैं जिनके पास कोई सांसद नहीं है, कोई राज्यसभा सदस्य नहीं है, और बहुत से दल तो ऐसे हैं कि जिस प्रदेशों में ये राजनीति करते हैं उस प्रदेश की विधानसभा में इनका एक भी प्रतिनिधि नहीं है। लेकिन इसके बाद भी एक बड़ा सवाल है, ये जिस क्षेत्र की, जिस जाति की राजनीति करते हैं वहां अपना असर रखते हैं, भले ही कुछ सीटों पर रखते हैं, और ये अकेले कोई हैसियत नहीं रखते हैं, लेकिन किसी दल के साथ जुड़कर एक राजनीतिक फैक्टर बनते हैं। इसीलिए सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 को साधने के लिए बीजेपी एकदम अलग तरीके से, अलग रणनीति पर आती हुई दिख रही है, और विपक्ष क्या इस रणनीति पर आ पाएगा? इकट्ठा हो जाना एक अलग बात है, सीटों का बंटवारा एक अलग बात है। क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस को दिल्ली में, पंजाब में सीटों में हिस्सेदारी देगी? क्या ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस को सीटों में हिस्सेदारी देगी? यह एक बड़ा सवाल है। इसीलिए अभी तस्वीर जो बन रही है ये पूरी उजली नहीं है, इसको थोड़ा साफ तो होने दीजिए। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।